I'm muting and recording as well. If someone need, and I will share with this you. Okay. Please share your message in chat box. Screen is open to you. We will start bisphosphonates. We read it as bisphosphonates. Okay. Bisphosphonates. Okay. Okay. Continue. The new group of drug, that is the bisphosphonates. This is the most important drugs used in the Paget disease, osteoporosis, and hypercalcemia caused by the cancer. The drugs known as alendronate, razidronate, zoledronic acid. These are the group of drugs that belongs to the bisphosphonates. सॉरी, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मेरा वैसे मैं जूम पे इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो सॉरी, मैं दोबारा उर्दू में जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। बिस्फास्फोनेट बेटा एक ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसमें ये तीन रेजिमेन आती हैं, जिसमें पहला नाम है एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, और तीसरा है जोलेंड्रोनिक एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा, इस ये जो मेडिसिन है, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन हम किस किस कंडीशन में देते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में। उसके बाद है पैगेट्स डिजीज में। पैगेट डिजीज आपने शायद ना सुना हो, मैं उसमें ये बताता हूँ। जो ओल्ड नहीं, एडल्ट पेशेंट्स होते हैं, ड्यू टू द लो ऑफ कैल्शियम क्या होता है कि उनकी जो बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों में जो होती है, जैसे हमने पढ़ा था, बच्चों में हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑस्टियोमलाइशिया की तरह। और बड़ों में जो ये होती है उसको बोलते हैं पैगेट्स डिजीज। ठीक है। अगर गूगल पे जाकर पैगेट डिजीज देखेंगे तो उसमें पिक्चर्स आएंगी। उनकी जो एडल्ट है उनकी बोन्स जो होती हैं वो मुड़ी होती है। तीसरा किस कंडीशन में देंगे? जब हाइपर कैल्शियमिया होगा। पर हाइपर कैल्शियमिया की वजह क्या है? जब कैंसर की वजह से हाइपर कैल्शियमिया होगा तो हम बिस्फास्फोनेट्स देंगे। ठीक है। तो उसमें तीन ड्रग आती है, एलेंड्रोनेट, राइजोड्रोनेट और जोलेंड्रोनिक एसिड। अब ये काम कैसे करती है? हाउ डज इट वर्क्स? ठीक है। ये क्या करती हैं? जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन की डिप्रेशन होती है। अब यहाँ पे आपने ऑस्टियोक्लास्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है कि जो बोन पहले होती है ओस्टियोब्लास्ट, जब उसको वेस्ट बन जाता है उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो कि बहुत हार्ड होता है। जैसे ही वो ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोक्लास्ट में ज्यादा देर रहता है, कन्वर्ट होता है, तो बोन्स क्या हो जाती हैं? एक तो हार्ड हो जाती हैं, और जो है उसमें क्या होता है, पेनफुल सिचुएशन होती है। ठीक है। और इजी टू ब्रेक होती है। तो ये जो है ये ड्रग्स है उस ओस्टियोक्लास्ट जो बन रहा है, उस ओस्टियोक्लास्ट को बनने को रोकेंगी। तीसरा, ये क्या करेंगी? जो मसल्स, बोन का जो मास है, मतलब बोन का जो वजन है, जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। उस उस जो डेंसिटी को बढ़ाते हैं ये ड्रग्स, एलेंड्रोनेट, राइजोडोनेट और जोलेंड्रोनिक एसिड। ठीक है। किस किस कंडीशन में देंगे? ऑस्टियोपोरोसिस, पैगेट डिजीज, हाइपर कैल्शियमिया, और हाइपर कैल्शियमिया ड्यू टू द कैंसर। अब जाहिर है हम मेडिकेशन दे रहे हैं, ये डायरेक्टली आपके ऑस्टियोब्लास्ट पे असर कर रही है, तो ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट जो है इसका वो है गैस, क्योंकि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वहां पे भी इसके इफेक्ट्स आते हैं। दूसरा, गैस्ट्राइटिस कराती है, आपके जो स्टमक है उसकी इन्फ्लेमेशन कराती है। सीएनएस में ये हेडेक कराती है। सीएनएस में ये ड्राई माउथ कराती है, जो आपका माउथ है वो ड्राई हो जाता है ड्यू टू द, अगर आपने एट्रोपिन का काम कराया तो एट्रोपिन की वजह से ये उसके काम को रोकता है, तो एट्रोपिन हो जाता है। और ये ओस्टियोक्लास्ट को बंद करवाता है। तो कुछ कुछ देर के लिए आपके मसल्स में पेन होता है, वो इसीलिए होता है कि ये बोन इरप्शंस को रोक रहा होता है। इस वक्त आपको मसल पेन होगा, और इसकी वजह से जाहिर है आपका, एक तो आपका ड्राई माउथ है, तो नीचे जो आपको इसोफिगियल है, इसोफेगस है, वो भी ड्राई होगी। तो वहां पे चांसेस हैं कि अगर आपने कोई हार्ड चीज खाई है या कुछ खाया है, तो यहाँ पे लगने से चांसेस हैं कि आपको अल्सर हो सकता है। जाहिर है जब
ऐसी हार्ड चीजें जब आप खाएंगे, आपकी जो स्किन है जीआईटी की वो इंटेक्ट नहीं होगी, तो जाहिर है जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट नहीं होती। तो जाहिर है जब हम ये ड्रग जब देंगे तो हमने बहुत ही एहतियात के साथ देना है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी मॉनिटरिंग करनी है? नंबर वन, जब भी आप बिस्फोस्फोनेट लेंगे तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये आप विटामिन डी और कैल्शियम के साथ लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये भी देखना है, नॉट एट द सेम टाइम, मतलब आपने थोड़ा वक्फा देना है। वक्फा ये कि मतलब आधे घंटे का, ताकि एक चीज जब हो फिर दूसरी हो। सेम टाइम साथ नहीं लेने, ठीक है, पर जो है आपने ये लेनी है। अगर आप एक वक्त में ये सारी चीजें, तीनों चीजें लेंगे तो इनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन जो है जो आपके इंटेस्टाइन में, ये कम हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप ये मेडिसिन देंगे तो आपने कैफीन मतलब कॉफी या चाय वाली ऐसी चीज नहीं दें, एंटासिड नहीं देंगे जिसमें राइजेक, एंटासिड, एनो वगैरह ये नहीं देंगे, मिल्क नहीं देंगे, ऑरेंज जूस सब नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपने नहीं देनी है। इससे क्या होगा, जो उसकी ड्रग की जो एफिकेसी उस पर असर आएगा, वो अपना काम सही नहीं करेगी। और ध्यान क्या रखना है, जब भी आपने ये ड्रग किसी को देनी है तो फुल गिलास ऑफ वाटर देनी है, ठीक है, खाने से पहले। क्यों? ड्राई माउथ और इसोफेगल इरिटेशंस की वजह से आपको जैसे मैंने कहा, ठीक है। और जब भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी को देंगे तो आप उनको बोलेंगे कि जैसे ही आपने टेबलेट ली है या मेडिसिन ली है, लेटना नहीं है। लेटेंगे तो क्या होगा, वो मेडिसिन जो है इस इसोफेगस में पड़ी रहेगी और वो नीचे जल्दी नहीं जाएगी। तो आपको पता है ये ड्रग ऑलरेडी इसोफेगस अल्सर करवाती है, ऊपर से आपने ये दवाई खिलाकर आपको उसको लेटा दिया, तो ज़ाहिर है वो दवाई इसोफेगस में रहेगी तो मजीद नुकसान कर सकती है, ठीक है बेटा। तो ये ग्रुप था बिसफास्फोनेट का, ठीक है। डिजीज कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस, पैगेट्स एंड हाइपरकैल्शियमिया ड्यू टू द। एक और हमारे पास ग्रुप ऑफ रेजिमिन है जो कि आता है कैल्सीटोनिन का। कैल्सीटोनिन आपने हार्मोन पढ़ा हुआ है, ठीक है। कब देते हैं? जब बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो, ठीक है। तो कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और कौन सी डिजीज में? पैगेट डिजीज में। अच्छा, ये भी बता दूं, आपको मैं ऐड करवा दूं बेटा, कि पैगेट डिजीज जो होती है बोन की भी होती है, फेस की भी होती है, ब्रेस्ट की भी होती है, ठीक है। आप गूगल पे जाके देखेंगे पैगेट डिजीज किस किस की होती है। बोन की होती है, फेस की होती है और ब्रेस्ट की भी होती है, उसमें शेप चेंज हो जाती है, ठीक है बेटा। और जो तीसरी कंडीशन है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पंजी बोन हो जाती है। तो ये तीन कंडीशन है, इसमें हम क्या देते हैं, ये वाला जो है रिप्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। अब हाउ डज इट वर्क? इट लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करती है ड्रग, अगर आपके ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया है तो उसको क्या करती है, कम करती है। दूसरा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती है। इसका मतलब है हम पैकेट डिजीज में दे सकते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि बिस्फास्फोनेट दे सकते हैं, तो हम ये भी दे सकते हैं। और अगर बोन आपकी खत्म हो रही है, रिजर्प्शन हो रही है, रिजर्प्शन हो रही है, तो ये उसको कम करवाएगी, ठीक है। तीसरा जो चौथा है, अगर आपका जो है कि किडनी में कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है, तो उस वहां से जो है उसको ये ड्रग क्या कराएगी, किडनी से इस कैल्शियम को आउट करवाएगी, बाहर निकाले। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी। तो बेटा नर्सिंग कंसेशन जाहिर है जब हम मेडिसिन दे रहे हैं, और ये ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्टली आपके ब्लड कैल्शियम को असर कर रही है। और आपको पता है कैल्शियम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमने ये पढ़ा था कि कैल्शियम जो है आपकी नर्वस सिस्टम, आपका जो है मस्कुलर सिस्टम, आपका ब्रेन, आपकी सेल के फंक्शन डिस्टर्ब करता है। तो आपने बहुत एहतियात से देनी है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले हम साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं। साइड इफेक्ट्स में हम पढ़ते हैं जीआईटी। तो जीआईटी में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, क्योंकि ये इरिटेशन कराएगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन कराएगा। अगर आप ज्यादा ये मेडिसिन देंगे तो जाहिर है हाइपर कैल्सीमिया हो, क्या होगा, वो हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। और हाइपोकैल्सियम की वजह से क्या हो सकता है, स्किन के रेश हो सकते हैं, स्किन फ्लशिंग हो सकती है, और कभी कभी रिएक्शन भी हो सकता है, पर रेयर रेयर होता है। पर रिएक्शन होने के चांसेस का ज्यादा नहीं है। पर आपको ये माइंड में हो, आपको पता होना हो कि
अगर कैल्सीटोनिन ज्यादा दिया तो रिएक्शन हो सकता है। इसके नेजल स्प्रे भी आते हैं, ठीक है। नेजल स्प्रे हम देते हैं किस किस कंडीशन में, राइनोराइटिस, नेजल इरिटेशन, एपिस्टैक्सिस में। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है आप, वैसे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ही कम प्रोडक्ट्स है, पर यू मस्ट नो कि नेजल स्प्रे स्पेसिफिक में आपने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। जब ये मेडिसिन आप देंगे तो आपने किस चीज़ को मॉनिटर करना है, आपने रेगुलरली मॉनिटर करना है कैल्शियम लेवल को, क्योंकि आप दे रहे हैं हाइपर कैल्शियमिया को कम करने के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइपर कैल्शियम सही हुआ या नहीं? इस वजह से आप यूसीई कराएंगे, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्रिएटिनिन में कैल्शियम, यूरिया सॉरी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम की लेवल हमने पढ़ी हुई है 9 to 11 होती है, ठीक है बेटा। कैसे देंगे, एडमिशन कैसे? प्रॉपर टेक्निक ये होती है कि इसके जो है नेजल स्प्रे जो है, आपको टेक्निक आती है, आपको F1 में पढ़ा हुआ है। नेजल स्प्रे कैसे देनी है, एक नाक बंद करके दूसरे में स्प्रे करना है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा नाक बंद करके इसमें स्प्रे पुश करना है। इसकी इंजेक्शन सबक्यूटेनियस भी आती है और आई में इंजेक्शन आती है, ठीक है। इस तरह से इसको इंजेक्ट किया जाता है। जब आप ये इंजेक्शन लगाएंगे, आपने किस किस चीज़ों की इंजेक्शन देनी है उनके उनको आप उनको बताएंगे कि आपने ये जो मेडिसिन है फौरन जो है स्किप नहीं करनी, ज्यादा भी नहीं लेनी, ना कम लेनी है। जो डोज है प्रॉपर उसको आप एडहेयर करना है, मतलब आप उस चीज को करना है, मनाना है, उनको समझाना है और उनको बताना है कि हाइपोकैल्सीमिया अगर हो जाए, आप जाहिर है हाइपरकैल्सीमिया को कम करने के लिए दवाई दे रहे हैं, तो फौरन अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कब आप हॉस्पिटल आना है। अगर आपकी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, अगर मसल क्रेम्स हो रहे हैं, या आपके जो है टेटनी हो रहे हैं, मसल्स ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपने फौरन इस चीज को स्टॉप करना है या अपने करीबी मेडिकल हॉस्पिटल से रुजू करना है। अब हमारे पास जो तीसरा रेजिमेन है, जो कि जिसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज है। तो इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है बेटा आपको, क्योंकि ये कुछ बच्चियां जो है जो है हमारी पॉपुलेशंस में ऐसे होता है कि जो उनको या तो उनका वेट गेन नहीं होता, ठीक है, या उनका जो है बहुत ही वेट जो गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि कब कब देते हैं। T3 T4 हार्मोन आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इसको कहूँ, ये बहुत सारे इश्यू करवाते हैं, हम इसको अंडरएस्टिमेट करते हैं। अब जो T4 की ड्रग जो आती है उसको बोलते हैं लीवोथैरक्सिन, ठीक है। कब देते हैं हम? जब आपका हाइपोथायराइडिज्म हो, और दूसरा आपका TSH ज्यादा काम कर रहा है, तब देंगे। ये तो आपको पता होगा, सबको पता होगा कि अगर आपका T3 T4 कम है तो आपको TSH ज्यादा होगा। तो या तो आप क्या करेंगे, T4 को पूरा करेंगे, या आप क्या कराएंगे, सप्रेस कराएंगे TSH को, जो कि वहां से एंटीरियर पोस्टीरियर से रिलीज हो रहा होता है। तो या तो उसको ब्लॉक कराएंगे या आपकी थायराइड को पूरा करेंगे। तो उसमें T4 में जो रेजिमेंट का नाम है वो है लियोथेरेक्सिन। दूसरी है लियोथायोनिन, ठीक है। ये T3 आती है, ये भी हम इन दोनों में कंडीशन में देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में और मिक्सडीमा कोमा में, ठीक है। मिक्सडीमा क्या होता है, जिसमें T3 T4 कम हो जाते हैं और बंदा कोमा में चला जाता है। और T3 T4 कम हो तो मैंने कहा बहुत सेंसिटिव टाइप के रिएक्शंस आते हैं, साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। लिवो थायरक्सिन जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है थायरक्सिन, जो कि T4 हम हार्मोन हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या करते हैं, ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट T3 का, ये इस बॉडी को कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करा के एक्टिव मेटाबोलाइट करवाते हैं, ठीक है, T4, ठीक है। उसके जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो आपका जो है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होगी और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये जब आपका T4 काम नहीं कराए तो प्रोटीन डेवलप नहीं हो रहा होता है, इस वजह से वेट बच्चों का डेवलप नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं मैं सब कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा। वजह ये होती है T3 T4 कम होने की वजह से, ठीक है बेटा। तो ये 3 तरह के काम है, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, प्रमोट
ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब मसल बनेगा, मसल बनेगा तब कुछ नजर आएगा। तीसरा है लियोथार्निन, ठीक है। अच्छा, ये जो है सिंथेटिक फॉर्म है T3 की, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी में देते हैं, ये T4 को बाईपास करते हैं, ठीक है, T3। तो ये आपकी रेगुलेट करता है आपकी ग्रोथ की, बॉडी की, और आपकी जो बॉडी की डेवलपमेंट हो होती है, फिर वो सेकेंडरी सेक्शुअल हो या प्राइमरी सेक्शुअल डेवलपमेंट हो, उसको डेवलप करवाता है, ठीक है। और आपके जीन एक्सप्रेशन को भी करवाता है। अगर आपके जीन किसी लेवल से उस चीज को काम नहीं करवा रहे, तो ये लीवोथायरक्सिन जो है, लीवोथायरनिन जो है, आपके जीन को स्टिमुलेट कराएगी कि जो आपका फंक्शन है वो कराओ। तो ऑब्वियसली जब ये आपको पता है ये तीन चार काम हो रहे हैं इनके, तो इसके साइड इफेक्ट भी उस तरह से होंगे। तो हम आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। सबसे पहले वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा? जब आप हाइपर जो है थायराइडिज्म में दे रहे हैं, या तो फिर जाहिर है उसमें वेट लॉस के चांसेस होंगे, अगर आपका टी से सेपरेशन हो गया तो। दूसरा क्या होगा? इंसोम्निया होगा। इससे मतलब आपको नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका जो है, जो क्या कह सकते हैं कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। दूसरे हार्मोन, आपको एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी इसीलिए कि ये आपका जो है जो ग्रोथ डेवलपमेंट के फेस को ये देख रहा होता है, तो एंग्जाइटी हो सकती है, चांसेस है कि आपको एंग्जाइटी हो। हीट टॉलरेंस हो, ये बहुत कॉमन है, आपको जो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, इसमें आपको भूख ज्यादा लगेगी। भूख ज्यादा इसीलिए लगेगी कि आपको जो है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है। सीरियस जो है डेंजरस साइड इफेक्ट जो है, इसमें आपकी दिल की रफ्तार तेज हो जाएगी, पेल्पिटेशन होगी, एरिथमिया होगी, हाइपरटेंशन होगा। इवन अगर आपने किसी को ये ज्यादा डोज दे दिया, तो बंदा कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, ठीक है। और अगर इस चीज को आपने ज्यादातर यूज की, तो क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है बेटा। क्योंकि कैल्शियम को पूरा करके देगा, तो ये क्या करेगी ड्रग, जहाँ कैल्शियम आपके बोन में, वहां से भी लेके आकर ब्लड ब्लड में लेके आएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। इसको देने के तरीके क्या क्या हैं? देने देने के ये है कि जब भी आपने देना है, ये एम्प्टी स्टमक पे देना है। किस पे देना है? खाली पेट पे, ठीक है। और कब देना है? 30 मिनट और 60 मिनट जो है बिफोर ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग में दी जाती है। अगर आपको किसी ले रहा है या आपके जाने वाला ले रहा है, तो ये सुबह नियर मुंह लेते हैं। और अगर आपने सुबह 6 बजे मेडिसिन ली है, तो दूसरे दिन भी 6 बजे लें, ताकि आपका जो साइकिल डिस्टर्ब ना हो। साइकिल डिस्टर्ब होगा, स्लीप साइकिल, तो जाहिर है आपको इंसोम्निया हो, एंग्जाइटी हो, ठीक है। और जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ कैल्शियम, आयरन और एंटासिड 4 घंटे तक नहीं लेने, ठीक है। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। और जब आप ये मेडिसिन दे रहे हैं, तो आपने किस किस चीज का ख्याल रखना है? जब भी आप ये किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, तो आपने रेगुलरली थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, थायराइड प्रोफाइल कराएं, जिसमें आप TSH, T3, T4, T लेवल चेक करें। आप आपने किस चीज को मॉनिटर करना है? अगर आपने ओवरडोज दिया है या डोज, तो हाइपरथायरिज्म के सिम्टम देखें। अंडर डोज दिया है तो हाइपोथायरिज्म के सिम्टम देखें। देखें उसको टेकेडिया तो नहीं हो गया, पेल्पिटेशन तो नहीं हो रहा, एरिथमिया तो नहीं हो रहा, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, ये चीजों को, ये जो सीरियस है, उन चीज को आपने मॉनिटर करना है और देखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो है एक और है ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं कि ये है, इसको बोलते हैं फास्फेट बाइंडर्स। क्या बोलते हैं? फास्फेट। इसमें जो रेजिमेन आते हैं ग्रुप ऑफ, इसको बोलते हैं सेवेलेमर, कैल्शियम एसीटेट और लैंथेनम कार्बोनेट्स। जब आपकी बॉडी में, सॉरी, आपके ब्लड में फास्फेट बढ़ जाए, तो ये मेडिसिन देते हैं। इस मेडिसिन का नाम है फास्फोनेट बाइंडर्स। उसको लेके जाएंगे बाहर, निकाल कान से पकड़ के निकाल के लेके आएंगे। तो किस कंडीशन में देते हैं? लिखा हुआ है हाइपर फास्फोटेमिया, मतलब आपके ब्लड में जब फास्फेट लेवल बढ़ जाए तब देंगे ये। और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका फास्फेट की वजह से जो है आपके जो ट्यूमर्स होते हैं, वो आस्ते आस्ते बाइंडर हो सकते हैं, मतलब आपके ट्यूमर को ब्रेक कराने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर लाइसिस आपने शायद पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो।
ठीक है, इसको अगर मजीद समझना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें सेवेलिमर है, जो कि एक नॉन कैल्शियम नॉन मेटल बेस्ड बाइंडर है, इसमें कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, ये नॉन मेटल बाइंडर होती है, क्या होती है उस चीज से, ये जाती है ब्लड में, और ब्लड में जो फास्फेट होता है उससे बाइंड होती है, और फिर जैसे ही फास्फेट से बाइंड होती है तो वो फिर ब्लड से वहां से निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा, ये जो सेवेल न्यूमर है ये आपके जीआईटी में भी जाती है। जीआईटी में जैसे ही वो फास्फेट पड़े होते हैं तो उसको क्या करती है, ज्यादा फास्फेट है वहां पे, तो उसको बाइंड करके जो है बाहर निकाल देती है। यहाँ पे ये होता है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को रोकती है ये ड्रग। तो आप समझ आएंगे कि अ, जब ये एब्जॉर्प्शन उसको प्रिवेंट कराएगी तो क्या हो सकता है, आगे हम सीरियस साइंस पे पढ़ेंगे। कैल्शियम एसीटेट ये क्या करती है, ये जो आपके इंटेस्टाइन में जो फास्फेट होता है उससे बाइंड होती है, और ये क्या बनाती है, कैल्शियम फास्फेट बनाती है। तो ये स्टूल के जरिए रिलीज होती है, और ये जीआईटी के थ्रू होती है, वहीं पे बाइंड हो जाती है। तीसरी जो है लैंथेनम कार्बोनेट्स, ये क्या होती है कि ये जो आप खाने में जो आपकी फास्फेट होता है जो आप कुछ खाते हैं आपके जीआईटी में, ये उससे कनेक्ट होती है, उससे बाइंड होती है, तो फिर क्या होता है कि उससे इनसॉल्युबल लैंथेनम फास्फेट बन जाते हैं, और ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। मतलब उसको कह सकते हैं हमें फास्फेट चाहिए नहीं है, ज्यादा है, तो ये ड्रग देंगे, ये आपकी जीआईटी में जहां जहां फास्फेट होगा ये उससे ऐड होगा, उससे बाइंड होगा, बाइंड होके इसके साथ वो बाहर निकल जाएगा थ्रू स्टू। तो कब देंगे, सिंपली हाइपर फास्फेटेमिया, जब किसी की बॉडी में किसी के सीरम जो सीरम फास्फेट लेवल बढ़ जाए तो हम फास्फेट बाइंडर देते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट भी डेंजरस होंगे, आप समझ जाए। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया, ये सारे जीआईटी के सिम्टम है, क्योंकि ये आपने हमने जीआईटी का फोकस ज्यादा किया है। ठीक है, सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, तो ये जब ये दवाई, इस दवाई ने क्या किया, आई आपके बॉडी में, इसने फास्फेट को बाइंड करवा दिया कैल्शियम से, तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ती जाएगी, क्योंकि फास्फेट खत्म हो जाएगा, कैल्शियम लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये सीरियस लेवल कराएगा हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया हमने प्रीवियस उसमें सेशन में पढ़ लिया है। क्या करा सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये जो है इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, एसिडिक नेचर होगी तो जाहिर है आपकी जो है मेटाबॉलिक जो है आपके जीआईटी में जो पीएच जो है वो कम करवा देगी। पीएच जैसे ही कम करवा देगी तो आपके ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और ये सारे सिम्टम हैं, इसकी वजह से आपका जीआईटी बंद हो सकता है, काम करना बंद हो सकता है, आप इसको बोलते हैं जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई रुकावट आ जाए। तीसरा है बाउल ऑब्सेशन, बाउल ऑब्सेशन मतलब आपका इंटेस्टाइन बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। जो लास्ट है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, जो आपकी पेरिटोनियम कैविटी है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। ये बहुत ही कम है, पर ये इन्फ्लेमेशन कराता है, क्योंकि जब आपका जीआईटी और आपका क्या कहते हैं पूरा ये सिस्टम जो है इंटेस्टाइन वगैरह ये सारे डिस्टर्ब होंगे, तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है पूरी पेरिटोनियम कैविटी। जब ये मेडिसिन देंगे तो मॉनिटर किस किस चीज को करेंगे हम, रेगुलरली मॉनिटर करेंगे सीरम फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों को। दोनों को क्यों, मैंने समझाया है कि ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। फास्फेट को क्यों चेक करेंगे, कि आप हमें पता है कि हमारा फास्फेट बढ़ा हुआ था, अब कितना है। कैसे देंगे, जब भी मेडिसिन देंगे मील के साथ, खाने के साथ देंगे, ताकि उसको जीआईटी डिस्कम्फर्ट ना हो। इसकी टैबलेट्स होती हैं उनको चबाना पड़ता है, तो मुकम्मल चबाएं, ताकि वो, अगर ऐसी ड्रग आपने सही कंप्लीट चबाए नहीं तो फिर क्या होगा, जीआईटी में जाएगी तो डिस्कम्फर्ट कराएगी। ये जब मेडिसिन लेंगे तो आपने उनके साथ कैल्शियम वाली चीजें, कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम एसिडेट वाली कोई भी चीजें आप नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है बेस्ट फास्फेट बाइंडर्स। उसके बाद है एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। एरिथ्रोपोइटिन स्टेट मतलब जो खून को बढ़ाती हैं, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन आती है, इपोइटिन जो अल्फा आती है, और अ, जो आती है
टर्ब पॉइंटिंग, ठीक है, ये ग्रुप है, ये ब्लड को बढ़ाती है, सही है। तो कब देते हैं? सीवियर एनीमिया, जब एनीमिया बहुत सीवियर हो, ठीक है। सीवियर एनीमिया मतलब कितना? एचबी, मतलब 4 या 5 से एचबी कम हो तब देंगे। और एंड स्टेज रीनल डिजीज में देंगे, उसमें पता है, क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज माना किडनी, किडनी मतलब किडनी जब काम नहीं करा मतलब एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन काम नहीं करा। जब एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन काम नहीं करा तो मतलब ग्रोथ जो है, ब्लड नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा। जब आरबीसी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो क्या होगा? एनीमिया होगा। तो दो कंडीशन याद रख ले, सीवियर एनीमिया और एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब किडनी नाइन करेगी तो उसकी है। तो आप समझ ले, क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम ये दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका ब्लड बने। और आपने देखा भी होगा, जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, वो बेचारे सूखे से पतले से होते हैं, उनका ब्लड नहीं बना होता, उनकी स्किन भी ब्लैक हो जाती है। कैसे काम करता है? इट बाइंड्स टू रिसेप्टिव रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ टारगेट सेल्स। ये बोन मेरो में जहाँ पे टारगेट सेल्स होते हैं वहां पे ये ड्रग आती है, बाइंड होती है। और क्या करवाती है? एरिथ्रोपोइसिस करवाती है, आरबीसी बनाना शुरू करवा देती है, ब्लड, ठीक है। और जैसे आरबीसी बनता है उसके साथ हेमोग्लोबिन बनता है, हेमोग्लोबिन जैसे बनता है तो आपके आरबीसी बनते हैं, आरबीसी बनते हैं तो आपकी ब्लड की लेवल बढ़ती जाती है, तो एनीमिया आस्ते आस्ते कवर होती है। तो ये मेडिसिन देंगे तो जाहिर है साइड इफेक्ट तो होंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट सब में होता है वो हेडेक है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये मेडिसिन जो है किडनी डिजीज में दे रहे हैं अगर आप, तो किडनी डिजीज में आपको पता है उसका काम एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी है। तो आपने एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाया, तो बाकी किसको छेड़ दिया आपने? एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम को छेड़ दिया, तो जो रेनिन होता है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो हाइपरटेंशन में आप हो सकता है। और अगर किसी का हाइपरटेंशन मैनेज नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल भी नहीं देना, अति बिल्कुल सीरियस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर किसी को फ्लू लाइक सिंड्रोम है तब भी आपने ये नहीं देना। और किसी को हाइपर कैलेमिया है तब भी आपने ध्यान से देना है। तो ये मेडिसिन क्या करवाती है? हाइपर कैलेमिया करवाती है, ये ध्यान रखना। डेंजरस साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हाई रिस्क का ब्लड क्लॉट, इसमें ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, स्ट्रोक पेशेंट को हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और वीनस थ्रोम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि आपकी जो लंग्स की जो आर्टरीज है वहां पे बबल बन जाएंगे, इस क्लॉट की वजह से। क्लॉट ये घूमते रहेंगे, फिर पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएंगे, वहां पे जो क्लॉट रास्ता रोक लेंगे, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म, उसके बबल बन जाएंगे। वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब ये जो आपके वीन है, कहीं पे भी वीन, फिर वो लेग्स की हो या कहीं पे भी हो, वहां पे एक बबल्स जो मूव कर रहे होते हैं, तो ये इसके एडवर्स साइड इफेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि आरबीसी जो अभी बन रहा होता है वो फिर ज्यादा ब्लड में करता है, इसकी वजह से। जब आप ज़ाहिर है ये देंगे तो आपने चीजें देखनी होगी। सीबीसी करवाएंगे ताकि आरबीसी का पता चले, पोटेशियम चेक करवाएंगे ताकि पता चले हाइपरकैलेमिया तो नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे ताकि आपको पता है इसमें हाइपरटेंशन के चांसेस है। किडनी फंक्शन देखते रहेंगे ताकि अगर किडनी फंक्शन खराब हो रहे हैं तो आपने इस चीज को बंद करना है। देखना है कहीं पे साइड ब्लड क्लॉट तो नहीं हो रहा, आपने पीटीआईएनआर कराना है, ठीक है। और आपने ये मेडिसिन किसके साथ देनी है? आयरन के साथ और विटामिन सी, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। और आपको पता है जब भी हम आयरन देते हैं उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, और उनका जो स्टूल कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। अगर वो ब्लैक स्टूल हो और उसको कॉन्स्टिपेशन हो तो आपको आपको उनको बताना है कॉन्स्टिपेशन के लिए डाइट जो फाइबर ले। और डार्क स्टूल है तो आप उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेडिसिन का इफेक्ट। तो ये थी हमारे एरिथ्रोपाइटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, मतलब जो क्या बनाते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बनाते। लास्ट जो है हमारा ओरल आयरन सप्लीमेंट, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ओरल मतलब आयरन कब देते हैं, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें आता है फीरस सल्फेट, फीरस ग्लूकोनेट, फीरस फ्यूमेरेट, फ्यूमेरोन, फेर इंसोल ड्रॉप्स। ये आती है मेडिसिन के नाम, जो जेनरिक नेम्स है। किस किस कंडीशन में देते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ब्लड लॉस में, अगर किसी को हेमरेज हुआ है, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, क्रोनिक किडनी डिजीज में। तो ज़ाहिर है क्रोनिक किडनी डिजीज में आयरन सही बनता नहीं है, और जो एरिथ्रोपाइसिस का इफेक्ट मैंने पढ़ा है उसमें इन इन कंडीशन में ये देंगे। क्या करता है? इंक्रीज आयरन लेवल टू इंक्रीज द, जैसे इंक्रीज आयरन लेवल बढ़ेगा तो जाहिर है हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगा।
तो आरबीसी जैसे ही बढ़ेंगे तो आपका एनीमिया आस्ते आस्ते ठीक होगा। साइड इफेक्ट जाहिर है इसके भी हैं। तो इसमें पहला जो साइड इफेक्ट है स्टमक इरिटेशन, नाजिया, कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी के ज्यादा साइड इफेक्ट है। अगर ये आप किसी को ज्यादा दे दिए या गुस्सा में किसी ने जल्दी ज्यादा खा लिए तो क्या क्या हो सकता है, जज्बाती बनना हो गया तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो खत्म हो जाएंगी, एरोड्स मतलब खत्म हो जाना, उतर जाना। जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग, इसमें सीजर फिट्स आ सकते हैं, एसिडोसिस हो सकती है क्योंकि नेचर इसकी एसिडिक है। ब्लड जो है प्रेशर कम हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, स्पेशली किडनी और कार्डियोवास्कुलर, किडनी जो है हार्ट आपका काम नहीं करेगा। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आप उसको गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे। क्या कराएंगे? गैस्ट्रिक लवाज मतलब उसको स्टमक वॉश कराएंगे। अगर किसी ने ज्यादा जज्बाती होकर खा लिए तो एनजी पास कराएंगे, उसको आप स्टमक वॉश करेंगे जिसको गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। और उसके साथ ये आप मेडिसिन देंगे, डीफेरोक्सिमेन माइसिलेट। ये क्या करेगा, उस आयरन को उसके साथ बाइंड होगा और आयरन का जो काम है उसको खत्म कर देगा। ये मेडिसिन देंगे तो आपने जाहिर है कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो ये मेडिसिन जब भी आप लेंगे या किसी को गाइड करेंगे तो आपने हमेशा खाने के साथ लेना है ताकि जीआईटी इरिटेशन ना हो। विटामिन सी के साथ लेना ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। ये दूध वाले प्रोडक्ट्स या कैल्शियम वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना। सिर्फ 3 या 4 टेबलेट्स आपको, बच्चों को अगर बच्चे को ये आ गई, बच्चे को नजर आ गई, बच्चे ने 3 4 टेबलेट खा ली तो उनको डेंजरस है। ठीक है, तो बच्चों से दूर रखें, चाइल्ड प्रूफ रखें। और ये सप्लीमेंट्स जो होती हैं ये प्रीनेटल्स होती हैं विद आयरन्स। इस मतलब ये प्रीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये मेडिसिन लेनी है तो आपने लिक्विड प्रिपरेशन अगर लेनी है तो या तो जूस के साथ लेनी है या वाटर के साथ, इसीलिए कि ये क्योंकि ये आयरन है। अगर आपको दांत पे लगेगा तो आपके दांत काले हो सकते हैं। या तो आप स्ट्रॉ यूज करें ताकि आपके दांतों को निशान ना हो। ठीक है, ये याद रखना। लिक्विड आयरन ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनके साथ फौरन पानी पिला देना या जूस पिला देना। ठीक है। और अगर आपने बताना है कि अगर ब्लैक टेरी स्टूल्स आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं तो उनको बताना है। अगर ज्यादा, इसका मतलब है कि आपका डोज और ज्यादा बढ़ गया है। वैसे ये कॉमन है पर और ज्यादा परसिस्टेंट रहे तो मतलब डोज ज्यादा हो गया है। किस किस ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करती है, ये एंटासिड से इंटरेक्ट करती है। टेट्रासाइक्लिन जो होती है एंटीबायोटिक्स उसके, फ्लुरोकोरिलेंट जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होती है, और सिमेटिडिन जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हमने पढ़े थे। इनके साथ हम इनको नहीं दे सकते। अगर इनके साथ देंगे तो हमारी ड्रग का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारा था यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। आप सबको मुबारक हो। मैं अब जो है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना माइक ओपन करके मुझे बताएंगे कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया। अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। सर, ओरल सप्लीमेंट्स में हम जो स्टमक लाइनिंग इरोड्स हो जाएंगी वो दोबारा आ सकती हैं? हाँ आ सकती हैं, पर वो जब एरोड हो गई तो पेनफुल होगा, बहुत तकलीफ दे होगा, ओके। टाइम लगे। सर, एरिथ्रोपोइसिस में आपने बोला ब्लड क्लोटिंग होगी, वो क्यों बनेगी? जाहिर है आरबीसी बन रहा है ना, आरबीसी ऐसे मूव करता जाएगा। तो आरबीसी जहां पे भी कोई स्पेस नजर आया या कुछ नजर आई वहां पे जमा होता जाएगा। जमा होगा तो क्या बनेगा? क्लोट। बस। ओके, थैंक यू सर। सर अभी एक स्लाइड रहती है पेरेंटल आयरन। अभी रहती है? वो मेरे पास तो नहीं है। जी, 1 मिनट। लास्ट में है। अच्छा, पारेंटल का मतलब, हाँ सॉरी सॉरी, पारेंटल का मतलब ये है कि आप आईवी दें। क्या दें, आईवी दें या आईएम। वो ओरल थी। और ये हमारे पास 1 मिनट बचा है तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ।